कैसे हो मेरे शेर और शेरनिया? बढ़िया, आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। डियर स्टूडेंट, अगर अपन बात करें, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था केमिस्ट्री का पेपर किस प्रकार का आता है। अगर अपन बात करें, हमने ये डिस्कस किया था कि प्रायोगिक परीक्षा जो हमारी प्रैक्टिकल एग्जाम होती है वो कितने नंबर की होती है। अगर अपन बात करें सैद्धांतिक पेपर जो बोर्ड में पेपर आता है वो कितने नंबर का होता है, स्कूल से सत्रांक कितने भेजे जाते हैं, ये सभी बातों की चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। इसके अलावा हमने केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में चर्चा की थी और हमने शुरुआत की थी लेसन नंबर फर्स्ट की, जिसके बारे में हमने सामान्य जानकारी जानी थी। ठीक है डियर, अगर बात करें जो स्टूडेंट आज नए जुड़े हैं, ठीक है भाई, उनके लिए मैं दोबारा इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, पिछले वीडियो में जो मैंने चीजें बताई थी, जिससे क्या होगा कि वो भी पूरी तरह से इस चैनल से कनेक्ट हो सके। ठीक है डियर, तो और जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं अभी तक, तो उन सभी को इन्फॉर्म कर दो कि हमारी केमिस्ट्री की क्लास अब रेगुलर स्टार्ट हो चुकी है, तो वो ज्यादा से ज्यादा जुड़े और जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही है उसको तुरंत आप क्लियर करें। अगर कोई डाउट है तो आप इस चैनल के कमेंट बॉक्स में आप लिखकर मुझे बता देना कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई। जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसका अगर बात करें उस समस्या पर अपन चर्चा करेंगे। ठीक है डियर, देखिए डियर, अगर बात करें पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि जो केमिस्ट्री का जो पेपर होता है, ठीक है भाई, हमारा अगर बात करें केमिस्ट्री का पेपर जो होता है 100 नंबर का होता है। इसमें से मैंने ये बताया था कि जो 30 नंबर जो होते हैं, ठीक है भाई, वो किसके होते हैं? प्रैक्टिकल एग्जाम। ठीक है भाई, तो यानी जिसे अपन बोलते हैं प्रायोगिक परीक्षा। और बात करें जो 14 नंबर जो होते हैं, ठीक है भाई, 14 नंबर जो होते हैं वो किसके होते हैं? सत्रांक के, यानी सत्रांक दिए जाते हैं स्कूल से। अब इनका आधार क्या है अगर अपन बात करें डियर, तो मैंने आपको बताया था 14 नंबर जो दिए जाते हैं स्कूल में, जो हम प्रदर्शन करते हैं, यानी साल भर हमने केमिस्ट्री के पेपर में कैसा रिकॉर्ड हमारा रहा है, उस आधार पर ये 14 नंबर हमको दिए जाते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बात करूं तो बाहर से इंटरनल आता है और इंटरनल एग्जाम लेता है हमारी, ठीक है भाई, उसके आधार पर हमको नंबर दिए जाते हैं। यानी टोटल ये जो 44 नंबर है ना, ऑल आप ये मान के चलिए ये किस बेस्ड नंबर है? ये स्कूल बेस्ड नंबर है, यानी पूरी तरह से स्कूल पर बेस्ड है, ये स्कूल पर आधारित है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इन 44 नंबर की तो आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि ये 44 यानी 100 में से 44 नंबर तो हमारे बिगर परे केमिस्ट्री में आए हुए हैं। ठीक है भाई, ये तो मोहर लगनी है। अगर बात करें इसमें 56 नंबर की मैं बात करूं डियर स्टूडेंट, जो हमारा सैद्धांतिक पेपर होता है, क्या होता है डियर स्टूडेंट? सैद्धांतिक पेपर होता है, जिसके लिए बोर्ड द्वारा हमें जो समय दिया जाता है वो 3.25 घंटे का टाइम दिया जाता है। कितने? 3.25 घंटे का। ये 56 नंबर जो हम तैयारी कर रहे हैं वो इसकी ही तैयारी कर रहे हैं, यानी 56 नंबर की हम तैयारी कर रहे हैं। अगर हमने ये 56 नंबर तैयारी कर लिए तो हम आसानी से बात कर सकते हैं कि 100 of 100 नंबर ला सकते हैं, क्योंकि ये 44 नंबर तो आप मान के चलिए प्रत्येक स्टूडेंट के ये 44 नंबर आए हैं। ठीक है भाई, हो सकता है 1-2 नंबर आपके कम हो सकते हैं, लेकिन आप मान के चलिए मिनिमम प्रत्येक स्टूडेंट के 40 प्लस नंबर आएंगे। बात है इन 56 नंबर में, कि इन 56 नंबर में से हम कितने नंबर ला सकते हैं। जितने ज्यादा नंबर लाएंगे उतने ही अच्छे हमारे केमिस्ट्री में नंबर आएंगे। ठीक है भाई, तो इसकी बात की चर्चा हमने की थी पिछले वीडियो में। अगर बात करें इसके अलावा हमने जो इस पिछले वीडियो में चर्चा की थी वो की थी सिलेबस के बारे में। आपको पता है, अगर अपन बात करें टोटल केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो इसमें 16 लेसन है। कितने लेसन है डियर? 16 लेसन है, जिसमें से अगर बात करें पार्ट 1 की मैं बात करूं, ठीक है भाई, पार्ट 1 की मैं बात करूं जिसमें है कितने लेसन? 9 लेसन है। और पार्ट 2 की मैं बात करूं अगर, तो पार्ट 2 में 7 लेसन है। कितने लेसन है डियर? 7 लेसन है, यानी टोटल कितने लेसन है? 16 लेसन। अगर इन 9 में से मैं 5 लेसन की मैं बात करूं तो 5 लेसन है फिजिकल केमिस्ट्री के। किसके हैं डियर? फिजिकल केमिस्ट्री के। और जो 4 लेसन है नेक्स्ट, यानी बात करूं लेसन नंबर 6, लेसन नंबर 7, 8 और 9, ये जो लेसन है ये आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। किसके हैं भाई? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। बात करें पार्ट 2, जो 2 है आपका वो कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड है। ठीक है, यानी आप इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही पढ़ोगे। किसमें? पार्ट 2 में। तो इसकी जानकारी भी मैं आपको पिछले वीडियो में दे चुका हूं। ठीक है भाई, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अगर अपन बात करें, हमने जो स्टार्ट किया था वो फिजिकल केमिस्ट्री हमने स्टार्ट किया डियर, और वो लेसन हमने स्टार्ट किया सॉलिड स्टेट, यानी ठोस अवस्था। ठीक है भाई, कौन सी अवस्था की है? ठोस अवस्था। लेसन नंबर हमारा जो फर्स्ट है वो कौन सा है? ठोस अवस्था। ठीक है भाई, ठोस अवस्था अगर अपन बात करें, सॉलिड स्टेट इंग्लिश में अगर इसको अपन बात करें, ठीक है भाई,
हो गया। अगर बात करें ठोस अवस्था के बारे में, मैंने आपको क्या बताया था जनरली, मैंने ये बताया था कि ऐसी अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था, अगर अपन बात करें एक स्टैंडर्ड परिभाषा क्या होगी, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण प्रबल आकर्षण बल के कारण न्यूनतम दूरी पर उपस्थित होते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, ठोस अवस्था बोलते हैं। इसके बारे में ये बताया था। दूसरी बात करें, आपको मैंने बताया था कि प्रत्येक अवस्था में दो विरोधी बल कार्य करते हैं। एक बल होता है आकर्षण, क्या डियर स्टूडेंट, आकर्षण बल होता है, और दूसरी अगर अपन बात करें एक प्रतिकर्षण बल होता है। एक तो बल क्या होता है, आकर्षण बल होता है, और एक क्या होता है डियर, प्रतिकर्षण बल होता है। अब बात करें सर आकर्षण क्या होता है, आकर्षण बल क्या करता है डियर, अवयवी कणों को पास लाने का कार्य करता है। यानी जैसे कि ये अवयवी कण है, तो इन अवयवी कणों को एक दूसरे के नजदीक लाने का जो कार्य करेगा वो कौन करेगा, आकर्षण बल। आपको पता है ठोस अवस्था में आकर्षण बल अधिक पाया जाता है, ठीक है भाई। तो सीधी सी बात यह है, जब अवयवी कणों के मध्य प्यार मोहब्बत ज्यादा होगा, क्या होगा डियर स्टूडेंट, प्यार मोहब्बत ज्यादा होगा, तो कहने का मतलब उसमें आकर्षण बल ज्यादा होगा। आप देखते हो कोई भी कपल की बात मैं करूं, अगर उनके मध्य प्यार मोहब्बत बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब उनके मध्य आकर्षण बहुत ज्यादा है। अगर मैं जनरली एक एग्जांपल आपके सामने प्रस्तुत करूं, जैसे कि एक लड़का और एक लड़की, अगर उनके मध्य आकर्षण ज्यादा है तो वो काफी नजदीक एक दूसरे के आ जाएंगे, ठीक है भाई, पास पास आ जाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि आकर्षण जितना ज्यादा अधिक होगा उतना ही ज्यादा अपन ये बोल सकते हैं अवयवी कण नजदीक आएंगे। तो ठोस अवस्था की मैं बात करूं, ठोस अवस्था में जो आकर्षण बल होता है वो अधिक होता है, ठीक है भाई। क्यों, क्योंकि अगर बात करें, क्योंकि इसमें अवयवी कण एक दूसरे से सटे होते हैं, यानी एक दूसरे से अगर अपन बात करें एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आप देखो इस तरीके से अवयवी कणों की व्यवस्था जुड़ी होती है, ठीक है भाई। तो अपन सिंपल सी बात बोल सकते हैं, ठोस अवस्था के अवयवी कणों में क्या होता है भाई, प्यार मोहब्बत बहुत ज्यादा होता है, और जहां प्यार मोहब्बत ज्यादा है वहां आकर्षण भी क्या होगा डियर, ज्यादा होगा। क्लियर है ये चीज, इसके बारे में बता चला था। एक बात करता हूं, प्रतिकर्षण के बारे में मैंने आपको बताया था। प्रतिकर्षण बल उत्पन्न कब होता है, जैसे कि मान लीजिए एक ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ को मैंने हीट दी, तो हीट देने पर क्या हुआ कि ये पदार्थ गर्म होने लग गया। गर्म होने के कारण ये अवयवी कण है, ये क्या होगी, दूर हो जाएंगे। किसके कारण, क्योंकि इनमें अब क्या उत्पन्न होगी, ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होगी, क्या डियर, ऊष्मीय ऊर्जा। और ऊष्मीय ऊर्जा होने के कारण ये जो कण है, ठीक है भाई, ये जो कण है ये इस तरीके से मूव करने लग जाएंगे, इनके मध्य रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाएगा, और जिससे ये आसानी से गति करने लग जाएगी, ठीक है भाई। तो ये प्रतिकर्षण बल क्या करता है, अवयवी कणों को गतिशील बनाकर दूर ले जाने का कार्य करता है, ठीक है भाई। क्लियर हो गया। अगर बात करें ठोस अवस्था में आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल की तुलना में अधिक प्रभावी होता है, आकर्षण बल, ठीक है भाई, किनमें, अवयवी कणों में। तो ये बात सिंपल बात हो गई। दूसरी बात अगर अपन बात करें, अगर अपन किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर क्या होती है, ऊष्मीय ऊर्जा में वृद्धि होगी, और ध्यान रखना ऊष्मीय ऊर्जा में यदि वृद्धि हो रही है तो उसमें प्रतिकर्षण बल भी क्या होगा डियर स्टूडेंट, अधिक होगा, ठीक है भाई। तो ये सिंपल सी बात हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी। अगर अपन बात करें, इसके अलावा मैंने इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया था, ठीक है भाई, जो बेसिक जानकारी अपनी चल रही थी वो अपनी चल रही थी ठोसों के अभिलक्षण गुण, ठोस के सामान्य अभिलक्षण, या ठोसों के गुण की मैं बात करूं, अभिलक्षण, सामान्य अभिलक्षण। तो डियर मैंने आपको पहला बताया था, आपको याद हो तो, ठीक है भाई, जो स्टूडेंट ने पिछला वीडियो देखा होगा तो उनके ये कंप्लीट होगा। भाई मैंने आपको बताया था कि ठोस अवस्था में अगर बात करें अपन आकार, ठीक है भाई, इसके बाद बात करें आयतन, ठीक है भाई, इसके बाद अपन बात करें द्रव्यमान, ये तीनों क्या होते हैं डियर, निश्चित होते हैं। ये क्या होते हैं भाई, निश्चित होते हैं। द्रव्यमान ये क्या होते हैं भाई, निश्चित होते हैं, ठीक है भाई। तो पहला लक्षण ये हो गया इनका कि इनमें आकार, आयतन और द्रव्यमान क्या होता है डियर, निश्चित होता है। दूसरा लक्षण क्या था, आपको मैंने अभी बताया था कि ठोस अवस्था में जो आकर्षण बल जो होता है, ठीक है भाई, आकर्षण बल बात करें तो अपन, ठीक है भाई, जो अवयवी कणों को पास लाने का कार्य करता है, आकर्षण बल ज्यादा होता है, किससे भाई, प्रतिकर्षण, ठीक है भाई। जब तो उनके अवयवी कणों के मध्य क्या पाई जाती है डियर स्टूडेंट, प्यार मोहब्बत बहुत ज्यादा पाई जाती है। किनके मध्य, अगर अपन बात करें ठोस अवस्था के अवयवी कणों के मध्य, यानी एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। क्यों, क्योंकि उनके मध्य आकर्षण बल पाया जाता है, और आकर्षण बल क्या करता है, अवयवी कणों को पास लाने कार्य करता है, ठीक है भाई। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात आपको मैंने बताई थी, अगर अवयवी कण पास आ जाएंगे तो क्या उनके मध्य रिक्त स्थान रहेगा, उनके अंतरा आणविक दूरी कैसी होगी, न्यूनतम होगी। तो सिंपल सी बात है, इसमें ये बोल सकते हैं कि इनके मध्य अंतरा आणविक जो दूरी है,
अंतरा आणविक जो दूरी है वो क्या होती है डियर, न्यूनतम होती है। क्या होती है डियर, न्यूनतम होती है। क्यों होती है, यदि आपसे कोई पूछ ले, क्योंकि इनके मध्य क्या होता है भाई, आकर्षण जो बल है वो प्रबल होता है, ठीक है भाई, अधिक पाया जाता है। किसकी तुलना में, प्रतिकर्षण की तुलना में। चौथा लक्षण मैंने आपको क्या बताया था कि जो ठोस अवस्था के जो कण है डियर स्टूडेंट वो कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। साथ में इनमें एक गुण और पाया जाता है, असंपीड्य। ठीक है भाई, किसका पाया जाता है, असंपीड्य का गुण पाया जाता है। अगर अपन बात करें कठोर से मतलब क्या है, कठोर क्यों होते हैं, क्योंकि अगर बात करें जैसे ये चौक की मैं बात करूं, कठोर है क्यों भाई, क्योंकि अगर बात करें इनके मध्य प्रबल आकर्षण बल है। असंपीड्य का मतलब जिसे दबाया नहीं जा सकता, ठीक है भाई। जैसे जनरली मैं एक एग्जांपल की सहायता से आपको बताता हूं। मान लीजिए मैंने 3 गुब्बारे लिए इस तरीके से, ठीक है भाई, 3 गुब्बारे लिए, तो एक गुब्बारे में मैंने क्या भर दिया डियर, जल भर दिया, एक गुब्बारे में मैंने गैस भर दी, ठीक है, और एक गुब्बारे में मैंने क्या भर दिया, कंकड़ भर दी। तो अब मैं इस गुब्बारे को दबाऊंगा तो ये गुब्बारा आसानी से दब जाएगा, जिसमें पानी भरा है। इसमें अगर इसको दबाऊंगा जिसमें गैस है तो ये भी दब जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको दबाऊंगा तो ये गुब्बारा फूट जाएगा। तो कहने का मतलब जिसे दबाया जा सकता है, ठीक है, उसे अपन संपीड़िता बोलते हैं, ठीक, जिसे दबाया नहीं जा सकता उसे असंपीड्य बोलते हैं। तो ठोसों में असंपीड्य का गुण पाया जाता है। जैसे चौक है, क्या चौक को मैं दबा सकता हूं, नहीं, तो ये कैसा है, ठोस है, ठीक है भाई। तो ये इस आधार, इस एग्जाम्पल की सहायता से अपन समझ सकते हैं। तो सिंपल सी बात, इस एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा कि द्रवों में अगर अपन बात करें, गैसों में, इनमें संपीड़िता का गुण पाया जाता है, लेकिन ठोस अवस्था में ये गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है भाई, क्लियर है, हाँ जी। अब बात करें इसके अलावा, अगर मैं बात करना चाहूं डियर, नंबर 5 की मैं बात करना चाहूं, ठीक है भाई। नंबर 5 कौन सा, अगर अपन बात करें तो इसमें 5वां अंतर मैंने आपको इसमें बताया था डियर। अगर बात करें तो इसमें मैंने बताया कि ठोस अवस्था, ठीक है भाई, ये जो है इनके जो अवयवी कण है, ठीक है भाई, अवयवी जो कण है वो गति नहीं करते हैं। अवयवी कण जो है वो गति नहीं करते, गति नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इनके मध्य क्या पाया जाता है भाई, प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, गति नहीं करते, ठीक है भाई। लेकिन आप ये बोल सकते हो ये दोलन गति करते हैं। दोलन गति का मतलब क्या होता है भाई, अगर आपसे पूछा जाए, फिजिक्स में आप इसको पढ़ते हो, दोलन गति अपनी माध्य स्थिति से इधर उधर गति करना। जैसे वाइब्रेट होता है, जैसे हमारा फोन वाइब्रेट होता है ना, उसी प्रकार, यानी एक जगह जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं तो अपनी जगह से मैं क्या कर रहा हूँ, हिल डुल रहा हूं, तो ये क्या होगी, दोलन गति। एक जैसे आपने देखा होगा, अगर अपन बात करें पुराने जमाने की, जैसे जिनके पास घड़ी होगी तो अब बात करें जैसे 12 बजते हैं, 6 बजते हैं तो एक घंटी सी बनती है, घड़ी का पेंडुलम बजता है। तो एक तरह से किस प्रकार होती है, यानी एक ही जगह पर वो गति आपके इधर उधर माध्य स्थिति के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो उस गति को अपन बोलते हैं दोलन गति। तो ठोस अगर बात करें दोलन गति करते हैं, वैसे अवयवी कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं। ये 5वां अंतर मैंने बताया था। लास्ट अंतर आपको मैंने बताया था कि अगर बात करें इनका जो घनत्व है, इनका ठोस अवस्था का जो घनत्व होता है वो क्या होता है डियर स्टूडेंट, सर्वाधिक होता है। क्या होता है भाई, सर्वाधिक होता है। तो ये सिंपल सी बातें, ये सब बातें मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दी है। घनत्व क्यों सर्वाधिक होता है अगर आपसे पूछ ले जाए, क्योंकि आप जानते हो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, भाई यही तो होता है। चलो इसको मैं समझा देता हूं एक बार फिर। हालांकि मैंने ये चीजें आपको सब समझा दी है पिछले वीडियो में, लेकिन एक बार और समझ लीजिए ताकि आपको प्रत्येक चीज क्लियर हो जाए। देखिए घनत्व बराबर यानी डेंसिटी अगर अपन बात करें तो क्या हो गया डियर, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। तो जैसे ही मैं आयतन बढ़ाऊंगा तो घनत्व क्या होगा डियर स्टूडेंट, कम होगा। तो द्रव में आप देखते हो द्रव का आयतन आपका ज्यादा होता है, निश्चित होता है, कहने का मतलब। तो जैसे मैं किसी ठोस पदार्थ को गर्म करूंगा तो वो आयतन क्या होगा, उसका बढ़ेगा। आयतन बढ़ने के कारण उसकी डेंसिटी क्या होगी, यानी घनत्व क्या होगा, कम होगा। ऐसे ही गैस में, तो गैस कब होगा, जब इसको और मैं हीट दूंगा। तो इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है, ठोस अवस्था में तो घनत्व सर्वाधिक होगा, द्रव अवस्था में अगर बात करें उससे कम, और अगर बात करें गैस अवस्था में सबसे कम घनत्व होगा। क्यों, इसका रीजन आप इससे अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, तो आई होप आपको समझ में आ गया घनत्व सर्वाधिक क्यों होता है ठोस अवस्था। तो ये सिंपल सी बातें हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके। आज मैं आपके लिए ये बोला था कि आज का जो वीडियो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है, ठीक है भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है और हमको अच्छी तरीके से तैयार भी करना है डियर। अगर अपन करें डियर
जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं जो भी लेसन आपके लिए लेके आऊंगा, जो भी लेसन मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसमें मैं आपको टॉपिक के साथ ये बताता जाऊंगा कि कौन सा टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई। तो अगर बात करें पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक इस लेसन का मैं बात करूं जो आ चुका है आपका, वो है ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों का वर्गीकरण। ठीक है भाई। ये ठोसों का जो वर्गीकरण है ये किसके आधार पर है अगर अपन बात करें डियर स्टूडेंट, ये है ज्यामिति के आधार पर। किसके आधार पर डियर स्टूडेंट? ज्यामिति के आधार। ठीक है भाई। किसके आधार पर? ज्यामिति के आधार पर। अर्थात मैं सिंपल तरीके से बोल सकता हूं अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर। अवयवी कणों की व्यवस्था, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर। ठीक है भाई। ये कितने प्रकार के होते हैं जनरली अगर अपन बात करें, पूछा जाता है एग्जाम में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरीके से मैं इसको समझाऊंगा ताकि आप अच्छी तरीके से वीडियो के माध्यम से इस चीज को क्लियर कर लोगे। आपको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। देखिए इधर सबसे पहले बात करें डियर स्टूडेंट, इसमें पहला जो हमारा ठोस होता है ज्यामिति के आधार पर वो होता है क्रिस्टलीय ठोस। कौन सा होता है? क्रिस्टलीय ठोस। और ये होता है डियर स्टूडेंट हमारा अक्रिस्टलीय ठोस। कौन सा होता है? अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है भाई। इसको बोला जाता है अगर अपन बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या बोला जाता है भाई? इसको क्रिस्टलाइन सॉलिड बोला जाता है। और इसको अपन बोलते हैं अमोर्फस सॉलिड। ठीक है भाई। इसको अपन बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है भाई। और इसको बोलते हैं अमोर्फस सॉलिड। ठीक है भाई। दोनों का ये इंग्लिश नेम है। बात करते हैं डियर स्टूडेंट क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं? ऐसे ठोस जिनमें बात करूं मैं अवयवी कणों की। किनकी डियर? अवयवी कणों की जो व्यवस्था है। ठीक है भाई। जो व्यवस्था है वो कैसी होती है? निश्चित एवं नियमित होती है। कैसी होती है डियर स्टूडेंट? निश्चित एवं नियमित। निश्चित एवं नियमित। यानी इसमें जो अवयवी कण जो हैं वो कैसे पाए जाते हैं? निश्चित एवं नियमित। साथ में जो ये व्यवस्था होती है ये कैसी व्यवस्था होती है? दीर्घ परास। दीर्घ परास। दीर्घ परास का मतलब अगर बात करें इसमें जो दीर्घ है इसका मतलब वो क्या होता है? बड़ा। परास का मतलब होता है छेद। यानी इस प्रकार की जो व्यवस्था है, किस प्रकार की व्यवस्था? निश्चित एवं नियमित अवयवी कणों की जो व्यवस्था है पूरे सॉलिड में पाई जाती है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं अमोर्फस सॉलिड या अक्रिस्टलीय ठोस की मैं बात करूं, इसमें अवयवी कण होते हैं वो अनियमित होते हैं, यानी अनिश्चित होते हैं, अपन ये बोल सकते हैं। अर्थात मैं ये बोल सकता हूं इसमें जो अवयवी कण है वो निश्चित और नियमित नहीं होते। इसलिए अगर बात करें इनमें जो व्यवस्था होती है वो कैसी होती है डियर स्टूडेंट? लघु परास। कैसी होती है? लघु परास। यानी छोटे क्षेत्र में। भाई अवयवी कण निश्चित और नियमित नहीं होंगे तो अपन ये मान सकते हैं कि इनमें ये जो व्यवस्था है कुछ स्थानों में ही ऐसी जगह होंगी जहां पर अपन बोल सकते हैं अवयवी कण निश्चित एवं नियमित होंगे। इसलिए ये अवस्था क्या होती है? केवल छोटे क्षेत्र के लिए होती है। ये बात क्लियर होगी। आपसे पूछा जाए क्रिस्टलीय ठोस, आप बोल सकते हो ऐसे ठोस जिनमें निश्चित अवयवी कणों की निश्चित एवं नियमित व्यवस्था पाई जाती है तथा यह व्यवस्था कैसी होती है? दीर्घ परास। तो ऐसे सॉलिड को अपन बोलते हैं क्रिस्टलीय सॉलिड या क्रिस्टलाइन सॉलिड। यदि आपसे पूछा जाए अक्रिस्टलीय ठोस किसे बोलते हैं तो क्या आंसर दोगे? ऐसे सॉलिड जिनमें अवयवी कणों की निश्चित एवं नियमित व्यवस्था नहीं पाई जाती है उन्हें अपन क्या बोलते हैं? अक्रिस्टलीय सॉलिड या अमोर्फस सॉलिड बोलते हैं। अमोर्फस का मतलब ही क्या होता है डियर? अगर लैटिन भाषा में अंतर निकालना चाहूं, अनियमित, यानी जिनमें अवयवी कण बेढंग से पड़े होते हैं, यानी व्यवस्थित तरीके से जुड़े हुए नहीं होते हैं, उन्हें अपन बोलेंगे अक्रिस्टलीय सॉलिड। ठीक है भाई। ये बात हो गई कंप्लीट। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मन में उठ रहा होगा, सर दीर्घ परास से हम स्पष्ट नहीं हुए कैसी व्यवस्था पाई जाती है? तो डियर स्टूडेंट दोनों को मैं एक एग्जांपल की सहायता से समझाता हूं। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने इसमें बोला था अवयवी कणों की जो व्यवस्था है वो निश्चित पाई जाती है। मान लीजिए अगर अपन बात करें इसमें अवयवी कण ए है। ठीक है भाई। और क्या है? बी। फिर क्या आएगा? ए। फिर क्या आएगा? बी। फिर क्या आएगा? ए। फिर क्या आएगा? बी। तो इस तरीके से यहां भी क्या आ जाएगा? बी। फिर ए। फिर क्या आ जाएगा? बी। फिर ए। फिर यह क्या आ जाएगा? बी। फिर यह क्या आ जाएगा? ए। यानी इसमें देख रहे हो अवयवी कण एक निश्चित एवं नियमित अवस्था में पाए जा रहे हैं।
आपको पता है ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ए के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। अगर बात करें इसमें, जैसे ए हो गया, फिर बी, फिर बी, फिर बी, ठीक है भाई, फिर ए हो गया, फिर बी, फिर बी, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। तो इसमें आप देख रहे हो, इसमें कोई निश्चित अवयवी कणों का निश्चित और नियमित क्रम नहीं है। आप देख रहे हो ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर बी आ गया, फिर बी आ गया, फिर ए आ गया, फिर बी आ गया, ये निश्चित पैटर्न नहीं है। आप देख रहे हो ये जो पूरी व्यवस्था अगर बात करें अवयवी कणों का, एक ही पैटर्न है, पूरे सॉलिड में पाया जा रहा है। लेकिन ये अपन बात करें कुछ जगह आपको अवयवी कण निश्चित क्रम में पाए जाएंगे। इसलिए ये जो व्यवस्था है ये कैसी व्यवस्था है, लघु परास, यानी लघु परासी बोलते हैं इसको, और इसको अपन बोलते हैं दीर्घ परासी। ठीक है भाई, जैसे कि अपन बात करें, ये इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो अगर अपन बात करें, जैसे कि अपन मैं क्रिस्टल लेता हूं, NaCl का क्रिस्टल मैं लेता हूं। देखिए इधर एक क्रिस्टल की सहायता से बात करता हूं आपको। देखिए NaCl की जो संरचना होती है, अगर अपन बात करें, जैसे होता है Na+Cl-, Na+Cl-, ठीक है भाई, तो Cl- Na+, फिर Cl- Na+। तो आप क्या देख रहे हो, इस पूरे NaCl का जो सॉलिड है, जो नमक है आपका, उसमें इस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है अवयवी कणों में, पूरे सॉलिड में। तो इस व्यवस्था को ही अपन बोलते हैं क्या भाई, क्रिस्टलीय सॉलिड। ये व्यवस्था जो पाएगी किसमें पाई जाएगी, क्रिस्टलीय सॉलिड में। लेकिन बात करें अक्रिस्टलीय सॉलिड में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं पाई जाएगी। इसमें जो अवयवी कण है वो बेढंग से पड़े होंगे, अव्यवस्थित तरीके, जिनका कोई क्रम निश्चित नहीं होगा। ठीक है भाई, अब बात करें ये परास कहती है लघु, क्योंकि पूरे सॉलिड में ये व्यवस्था पाई जाती है और ये कुछ सीमा तक ये पाई जाती है। अगर बात करें कुछ जगह ये संभावना ये है कि यहां पर अवयवी कण व्यवस्थित रूप से स्थित हो सकते हैं। जैसे जनरली आपको एक एग्जांपल दूं डियर, अगर आपने देखा होगा, जैसे हमारी जो मकान की दीवारें होती हैं, ठीक है भाई, जब आपने देखा होगा जब मकान की दीवारें तैयार होती हैं, ठीक है भाई, उन दीवारों को तैयार करने के लिए कारीगर क्या करता है, ईंटों को इस प्रकार जमाता है, इस तरीके से, देखिए इस तरीके से जमाता है। ये ईंट हो गई, फिर इसके ऊपर ईंट, फिर इसके ऊपर ईंट, फिर ईंट, इस तरीके से। और इस ईंट को जमाते जमाते हम आसानी से कितनी भी बड़ी दीवार तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से हम कितनी भी बड़ी दीवार तैयार कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो ईंट है ये क्या है डियर स्टूडेंट, मैंने मान ली कुछ समय के लिए मैंने मान लिया क्या है, अवयवी कण है। और यदि अवयवी कण निश्चित और नियमित रूप से अगर व्यवस्थित है तो कितनी भी बड़ी इमारतें अपन बना सकते हैं। ठीक है भाई, यही तो है। जब भी तो क्रिस्टलीय ठोस कैसी अवस्था में होते हैं, दीर्घ परास में। अगर बात कीजिए अक्रिस्टलीय, अगर मान लीजिए मैं ईंटों को इस तरीके से रखता हूं, यानी इस तरह से हो गया एक, फिर मैंने ये खाली छोड़ दिया यहां पर ये इस तरीके से, फिर मैंने ये खाली छोड़ दिया यहां पर इस तरीके से, तो ये जो व्यवस्था है कुछ, यानी दीवार जो आपकी बनेगी छोटी बनेगी, क्योंकि ज्यादा बड़ी बनाएंगे तो दीवार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, क्योंकि व्यवस्थित तरीके से नहीं है ना। कई जगह आपने ईंट की जगह छोड़ दिए, तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं इस प्रकार की जो व्यवस्था है डियर स्टूडेंट, ये कैसी होती है, लघु परास। और बात करें ये कैसी होती है, दीर्घ परास। ठीक है भाई, आई होप ये दोनों चीज आपको समझ में आ गई होगी। क्रिस्टलीय सॉलिड क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय सॉलिड क्या होते हैं। ठीक है भाई, हाँ जी। अब इनके एग्जाम्पल की बात करें डियर, अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल आपको रटने नहीं है, मैं आपको सिंपल से बता रहा हूं, वो चीज आपको ध्यान रखना। अगर बात करें, मैं जितने भी साल्ट की बात करूं, जितने भी साल्ट जानते हो, लवण, लवण किससे बनता है, अगर अपन बात करें, आप पढ़ते आ रहे हो, अगर बात करें तीसरी क्लास से, अम्ल प्लस क्षार मिलकर क्या बनाते हैं डियर स्टूडेंट, लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं डियर स्टूडेंट, लवण बनाते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया। ठीक है भाई, लवण, अम्ल प्लस क्षार क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट, लवण बन जाएगा। तो जितने भी साल्ट है, जैसे कि बात करूं NaCl की मैं बात करूं, ठीक है भाई, बात करूं KCl की मैं बात करूं, K2SO4 की मैं बात करूं, इसके बाद अगर मैं बात करूं NaNO3 की मैं बात करूं, तो ये सभी क्या है डियर स्टूडेंट, साल्ट। तो ये कैसे सॉलिड है, क्रिस्टलीय सॉलिड। ठीक है भाई, तो ये चीज याद रखना आप कि जितने भी साल्ट है, ठीक है भाई, आपको जहां भी साल्ट दिख जाए आंख बंद करके उसको बोल देना क्या डियर, क्रिस्टलीय ठोस। हाँ जी, दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, दूसरा आपका धातु। अगर आपको जो भी धातु मिल जाए, कोई सी भी धातु मिल जाए, आपको धातु पता है आवर्त सारणी में, अगर अपन बात करें, S ब्लॉक में आपकी धातु है, P ब्लॉक में धातु है, D ब्लॉक में आपकी धातु है, और F ब्लॉक में धातु है। अर्थात 80% आपकी पूरी आवर्त सारणी में क्या है, धातु ही धातु है। S ब्लॉक की अगर मैं बात करना चाहूंगा तो उसमें दोनों वर्ग पूरी तरह से धातु है। P ब्लॉक में नीचे की अगर बात करें, नीचे की सभी क्या है, धातु है। D ब्लॉक में सभी धातु है, और F ब्लॉक में भी क्या है डियर, सभी धातु है। तो इस प्रकार 80% क्या आपकी धातु है। तो धातु है किसका एग्जाम्पल अगर बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस का।
आप अगर आपको एग्जाम्पल में धातु मिल जाए, ठीक है भाई, तो आप आसानी से बता देना ये क्या है भाई, वो क्या है, क्रिस्टलीय ठोस। एक्रिस्टलीय ठोस की मैं बात करूं डियर, तो एक्रिस्टलीय ठोस होता है आपका जैसे रबड़, ठीक है भाई, प्लास्टिक, इसके अलावा मैं बात कर सकता हूं कांच, ठीक है भाई, इसके अलावा मैं बात कर सकता हूं इसमें बहुलक। तो डियर अगर मैं बात करूं ये 4 एग्जांपल आपको याद रखने हैं, किसके हैं भाई, ये एक्रिस्टलीय सॉलिड के, यानी अमोर्फस सॉलिड के। तो ये चारों एग्जांपल, और इसमें केवल ये चीज याद रखनी है, जितनी भी साल्ट है वो क्रिस्टलीय सॉलिड होते हैं, जितनी भी धातु वो भी क्या होती है आपकी, क्रिस्टलीय सॉलिड होती है। ठीक है भाई, क्लियर है, आसानी से याद रहेगा। अब बात करते हैं सर क्वेश्चन कैसे आता है। डियर आपको ये एग्जांपल दे दिए जाएंगे और एग्जांपल में आपसे पूछा जाएगा निम्न को क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में वर्गीकृत कीजिए। हमारे किताब की क्या बात करें, एनसीईआरटी की जो किताब है उसके पीछे काफी क्वेश्चन दे रखे हैं, तो अब जब अपन इसके क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है भाई, आपको कोई सा भी एग्जाम्पल दे, एक चीज ये ध्यान रखना, जितने भी साल्ट आपको मिल जाए वो क्या हो जाएगा, क्रिस्टलीय। धातु मिल जाए तो आपका क्या हो जाएगा, क्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय में आपको ये देना। बहुलक अगर अपन बात करें, बहुलक काफी है आपके, स्पेशल चैप्टर भी अगर अपन बात करें लेसन नंबर 15 वहां डिटेल से पढ़ेंगे। एक सिंपल सी बात बता देता हूं, बहुलक क्या होता है, छोटी छोटी एकलक इकाइयां बढ़कर क्या मिलकर क्या बनाती है, बड़ी एकलक इकाई का निर्माण करती है। ठीक है भाई, तो आई होप आपको क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय सॉलिड के बारे में जानकारी मिल गई होगी। कोई दिक्कत इसमें किसी को? ठीक है भाई, चले आगे। तो यहां से क्वेश्चन आता है इनको अंतर करने का, और आपको आसानी से इनका अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, हाँ जी। अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट, जो एग्जाम में पूछा जा चुका है, जैसे कि मैं बात करूं 2018 में, किसमें डियर स्टूडेंट, 2018 में स्पेशली डायरेक्ट ही पूछा गया था। क्या पूछा गया था, जो हमारा अगला टॉपिक है, जैसे कि मैंने बताया ये पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है भाई, 3 स्टार लगा लेना इसको। अगर बात करें क्रिस्टलीय सॉलिड यानी क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, ठोस में अंतर, आपको अंतर बताने डियर स्टूडेंट। क्या बताने डियर स्टूडेंट, इसमें अंतर बताने। वो किसके आधार पर करेंगे, गुणों के आधार पर करेंगे। जैसे कि बात करें, ठीक है भाई, ये हो जाएगा यहां आपका क्रिस्टलीय और यहां क्या हो जाएगा, अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय सॉलिड, जनरली मैंने आपको पीडीएफ भेज दी है, वहां से आप नोट कर सकते हो। यदि कोई स्टूडेंट यहां से नोट करना चाहता है तो यहां से भी कर सकता है, एज विश। ठीक है भाई, दूसरा कौन सा है आपका, अक्रिस्टलीय सॉलिड, जिसे अमोर्फस सॉलिड भी अपन बोलते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले बात करें डियर स्टूडेंट ज्यामिति के आधार पर। पहला गुण क्या है इसका, ज्यामिति। आपको पता है ज्यामिति कैसी होती है क्रिस्टलीय सॉलिड की, निश्चित। कैसी होती है, निश्चित। और इनकी ज्यामिति कैसी होती है, अनिश्चित, या मैं बोल सकता हूं अनियमित। तो इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। अगर अपन बात करें, अभी अपन ने देखा था जब अपन ने क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय सॉलिड की परिभाषा पढ़ी थी, तो सिंपल सा मैंने बताया था अवयवी का निश्चित एवं नियमित। 2 एग्जाम्पल आपको बताए थे, आसानी से आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये चीज याद रखना, अंतर में आपको गुण लिखने, फिर क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। तो इसमें क्या लिखोगे आप कंप्लीट लाइन में, क्रिस्टलीय सॉलिड की ज्यामिति कैसी होती है, निश्चित होती है। या आप ये लिख सकते हो, इस सॉलिड की ज्यामिति कैसी होती है, निश्चित होती है, और इस सॉलिड की ज्यामिति क्या होती है, अनिश्चित होती है। ठीक है भाई, हाँ जी। मैं यहाँ शॉर्ट तरीके से लिख रहा हूं, आप लैंग्वेज बना सकते हो। दूसरी लैंग्वेज अगर अपन बात करें, दूसरा जो है इसमें आपका क्या है डियर स्टूडेंट, गलनांक। आपको याद है पिछले वीडियो में मैंने गलनांक के बारे में बताया था। गलनांक क्या होता है अगर अपन बात करें डियर स्टूडेंट, गलनांक वह ताप है जिस पर कोई ठोस पदार्थ किसमें बदल जाता है, द्रव पदार्थ में बदल जाता है। ठीक है भाई, तो क्रिस्टलीय ठोस का जो गलनांक जो होता है डियर, क्या भाई, गलनांक जो होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। क्या होता है भाई, निश्चित होता है। अर्थात मैं ये बोल सकता हूं क्या भाई, कि क्रिस्टलीय ठोस को जैसे ही मैं गर्म करूंगा, क्रिस्टलीय सॉलिड को जैसे ही मैं गर्म करूंगा, तो एक निश्चित ताप पर यह ठोस अवस्था से किसमें बदल जाएगा, द्रव अवस्था में। ठीक है भाई, क्यों, क्योंकि इसका गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है। अगर मैं बात करूं अक्रिस्टलीय सॉलिड की, किसकी बात कर रहा हूं, अमोर्फस सॉलिड या अक्रिस्टलीय सॉलिड की, अब इनका जो गलनांक जो होता है डियर स्टूडेंट, वो कैसा होता है, अनिश्चित होता है। इनका जो गलनांक होता है वो कैसा होता है डियर स्टूडेंट, अनिश्चित होता है। कैसा होता है, अनिश्चित होता है। तो गलनांक अनिश्चित इनका होता है, तो इससे अपन क्या बात स्पष्ट कर सकते हैं, कहने का मतलब जब इन सॉलिड को मैं गर्म करूंगा, ठीक है भाई, तो पहले क्या होंगे, ये नरम होंगे, और नरम होके
धीरे धीरे ये किस में परिवर्तित होंगे, द्रवावस्था में। जैसे कि आपको मैं जनरली एग्जांपल बताता हूं इसको समझने के लिए। दोनों का अगर बात करें, जो बर्फ है, अगर बर्फ है, बर्फ पानी बदलेगी तो एक निश्चित टेम्परेचर पर पूरी तरह से जो बर्फ है किसमें बदल जाएगी, पानी पर। तो ये क्या होगा कि अपन ये बोल सकते हैं बर्फ एक निश्चित गलनांक है, जिसके कारण अगर बात करें, जैसे कि मैं बात करूं, मैंने साइकिल का टायर ले लिया, ठीक है भाई, मोटरसाइकिल का टायर ले लिया, उसको मैं अगर मैं जला रहा हूं तो वो टायर जब जलेगा तो पहले धीरे धीरे किसमें परिवर्तित होगा, वो पहले वो धीरे धीरे नरम होगा, ठीक है, जलेगा। तो आप क्या देखोगे, पहले एक तरह से तो जो हमारा टायर है, ठीक है भाई, वो एक तरफ से धुआं निकाल रहा है, एक धीरे धीरे से काला पदार्थ वो नीचे फेंक रहा है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से अपन देखें पूरी तरीके, ये नहीं अपन ने आग लगा दी पूरी तरीके से टायर एकदम में जल गया, ऐसे नहीं होगा, धीरे धीरे वो द्रवावस्था में या लिक्विड अवस्था में परिवर्तित होगा। तो एक तरीके से अपन ये बोल सकते हैं इनका गलनांक क्या होता है, अनिश्चित होता है। इसलिए ये जो ठोस है पहले नरम होते हैं और नरम होने के बाद धीरे धीरे द्रवावस्था में परिवर्तित होते हैं। ये साथ इनके साथ नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ये एकदम में अगर बात करें इनका गलनांक निश्चित होता है, तो एक निश्चित ताप पर ये ठोस से किसमें बदल जाते हैं, द्रवावस्था में। ठीक है भाई, क्लियर ये दोनों पॉइंट, कोई दिक्कत किसी को? चलो आगे चलते हैं। हाँ जी, तीसरा पॉइंट है डियर स्टूडेंट, विदलन। विदलन के आधार पर, विदलन के आधार पर डियर अगर मैं बात करूं, विदलन के आधार पर मैं बात करूं तो अगर बात करें क्रिस्टलीय सॉलिड को, अगर मैं किसी तेज धार वाले चाकू से काटूं तो क्या होगा, जैसे मैं इसके दो टुकड़े करूंगा तो इनकी जो दोनों सतह है ना, दोनों सतह वो कैसी हो जाएगी, सपाट एवं चिकनी। कैसी हो जाएगी, सपाट एवं चिकनी, सपाट एवं चिकनी। ठीक है भाई, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कि ये चौक है, ठीक है भाई, इस चौक को मैंने तोड़ दिया, अभी तो मैं चौक रहा हूं, तोड़ रहा हूं इसको, ठीक है भाई। अगर मान लीजिए मैं चाकू की सहायता से काटता तो ये जो दोनों परत है ना, ये परत ये कैसी होगी, स्मूथ यानी चिकनी, कैसी, सपाट। लेकिन ये केस इनके साथ लागू नहीं होता। अगर इनको धारदार किसी वस्तु से अपन काटते हैं तो इनकी जो सतह वो कैसी होती है, खुरदरी। ठीक है भाई, जैसे कि अगर मैं बात करूं प्लास्टिक को मैं अगर काटूंगा, ठीक है भाई, तो उनकी दोनों सतह कैसी हो जाएगी, खुरदरी हो जाएगी। रबड़ को मैं काटूंगा तो वो कैसी, दोनों सतह कैसी हो जाएगी, खुरदरी हो जाएगी। बहुलक का अगर मैं काटूंगा तो कैसी हो जाएगी, खुरदरी हो जाएगी। अगर बात करें इसकी और मैं बात करूं तो अगर बात करें जैसे पनीर है, पनीर को आप काटोगे तो दोनों सतह कैसे हो जाएगी, सपाट और चिकनी। तो एक सीधी सी बात याद रखना, यदि इनको अपन किसी तेज धारदार वस्तु से काटते हैं तो इनकी दोनों सतह अगर अपन बात करें, दो टुकड़े जो अपन करते हैं, दोनों सतह कैसी हो जाती है, सपाट एवं चिकनी। और ये सतह कैसी हो जाती है, खुरदरी। कैसी हो जाती है, खुरदरी। ठीक है भाई, क्लियर है ये पॉइंट भी? ठीक है भाई, हाँ जी। अब बात करें इसमें अपन चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट की अगर मैं बात करना चाहूं डियर स्टूडेंट, जो अंतर है इसमें अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार, किसके आधार पर, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार, कणों की व्यवस्था के आधार पर। ठीक है भाई, अवयवी कणों की व्यवस्था अगर अपन बात करें डियर, तो आपको मैंने बताया था अवयवी कणों की व्यवस्था इनमें कैसी होती है, इनमें होती है दीर्घपरास और इनमें कैसी होती है, लघुपरास। क्यों, कोई बता सकता है भाई, बता सकता है कोई? भाई दीर्घपरास अवयवी मैंने बताया था क्यों होती है दीर्घपरास, क्योंकि इनमें अवयवी कण निश्चित एवं नियमित पाए जाते हैं। और इनमें लघुपरास होती है क्योंकि इनमें अवयवी कण निश्चित एवं नियमित तरीके से व्यवस्थित नहीं होते हैं, बेढंग से होते हैं, इसलिए लघुपरास। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि अगर बात करें ईंटों को अपन सही तरीके से व्यवस्थित करें तो बड़ी इमारत तैयार कर सकते हैं, बड़ी दीवार तैयार कर सकते हैं। लेकिन यही यदि उन ईंटों को अव्यवस्थित तरीके से अपन व्यवस्थित करें तो वो दीवार कैसी होगी, छोटी होगी। ठीक है भाई, सिंपल सी है, चारों पॉइंट समझ में आ गए। डियर एक बात ध्यान रखना, जब भी अंतर आए तो चार आपको अंतर करने हैं। 2 नंबर का इसमें से क्वेश्चन आएगा तो 4 ही अंतर आपको करने। लेकिन मैं आपको 6 या 7 अंतर आपको करवाऊंगा, तो उनमें से जो आपको इजी लगे कोई से भी 4 तैयार कर लेना। अलग से क्या क्वेश्चन आएगा उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। देखिए 4 अंतर हो चुके हैं आपके। हाँ जी, नेक्स्ट पढ़ते हैं आप 5वां अंतर अगर अपन बात करें इसमें। 5वां जो अंतर है डियर अपना, अगर अपन बात करें 5वां जो अंतर है हमारा वो है, अगर अपन बात करें वो है प्रकृति। क्या है डियर स्टूडेंट, प्रकृति। अगर बात करें क्रिस्टलीय सॉलिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं डियर स्टूडेंट, वास्तविक ठोस। कैसे होते हैं डियर स्टूडेंट, वास्तविक ठोस। कैसे होते हैं, वास्तविक ठोस। और ये जो ठोस होते हैं ये कैसे होते हैं, आभासी ठोस। कैसे होते हैं डियर स्टूडेंट, आभासी ठोस। या इसको अपन बोल सकते हैं अतिशीतित द्रव। क्या बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट,
अतिशीतित द्रव। ठीक है भाई, अतिशीतित द्रव। अब बात करते हैं वास्तविक ठोस क्यों होते हैं। आपको जनरली ये पता है ठोस कठोर होते हैं, तो क्रिस्टलीय ठोस तो ठोसों की तरह ही व्यवहार करते हैं, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस ठोसों की बात ही व्यवहार नहीं करते। सर ऐसा क्यों? अगर बात करें इनको आभासी ठोस करते हैं, यानी ये बताते हैं कि हम ठोस हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि भाई इनमें बहने का गुण पाया जाता है, इसलिए तो इनको अतिशीतित द्रव कहा जाता है। आपको एक क्वेश्चन मैंने बताया था कि कांच या अक्रिस्टलीय ठोसों को बात करें अपन क्या बोलते हैं, अतिशीतित द्रव कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें बहने का गुण पाया जाता है। ठीक है भाई, तो आभासी का मतलब क्या होता है, दिखावटी करना। जैसे कि बात करें, अगर मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल, इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं आपके लिए, अगर इस एग्जाम्पल को देखिए, अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको जो मैं बात बता रहा हूं बिल्कुल समझ में आ रही है, ठीक है भाई, मैं उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछूंगा तुरंत जवाब दे देंगे, हाँ सर ये ऐसा होगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन कह रहा है समझ में आ रहा है, बिल्कुल वो मुंडी हिला रहे हैं, हाँ साहब समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा हूँ, बहुत अच्छा पढ़ा रहा हो आप तो, ठीक है भाई। तो ऐसा जब मैं कहूंगा, जब उनसे क्वेश्चन पूछा, अरे साहब यही ना रहा और तो स्वभाव है, तो कहने का मतलब वो दिखावटी कर रहे हैं, दिखाव कर रहे हैं, हमारे समझ में आ रहा है, लेकिन रियल बात है कि उनकी खोपड़ी के ऊपर से जा रहा है, क्या पढ़ा रहे हैं सर कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब आभासी का मतलब क्या होना, दिखावटी करना, दिखावटी। लेकिन इसके साथ रियल है ये कि इसमें बहने का गुण नहीं पाया जाता, कठोर होते हैं, ये ऐसा नहीं होता है। तो इस तरीके से अपन ये बोल सकते हैं, इनकी जो प्रकृति होती है वास्तविक ठोस, यानी क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं, और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो कैसे होते हैं, आभासी ठोस होते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को? हाँ जी। अगला अगर अपन देखें इसमें, तो वो है शीतलन वक्र के आधार पर, शीतलन वक्र के आधार पर, शीतलन वक्र के आधार पर, वक्र के आधार पर। एक बात ध्यान रखना डियर स्टूडेंट, शीतलन वक्र के आधार पर इसमें जो क्रिस्टलीय ठोसों का जो गलनांक क्या होता है डियर स्टूडेंट, निश्चित होता है। और गलनांक निश्चित होने के कारण मैं ये बोल सकता हूं, इनमें जो अपन को वक्र प्राप्त होता है वो कैसा प्राप्त होता है, असतत। क्यों प्राप्त होता है अभी अपन बात करेंगे जब अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसकी। ठीक है भाई, ये अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है तो अलग से आपको इसको मैं समझाऊंगा। यहां आपको लिखना क्या है, ये लिखना कि शीतलन वक्र निश्चित गलनांक के कारण, किसके कारण भाई, निश्चित गलनांक के कारण इसमें जो वक्र हमको प्राप्त होगा वो कैसा, असतत। और इसमें गलनांक कैसा होता है, अनिश्चित होता है। तो इसमें जो वक्र हमको प्राप्त होगा डियर, वो कैसा वक्र प्राप्त होगा हमको, वो प्राप्त होगा सतत। कैसा प्राप्त होगा, सतत। ठीक है भाई, तो ये हो गया शीतलन वक्र के आधार पर अंतर। बात करें लास्ट जो अंतर है वो है दैशिकता के आधार पर। दैशिकता का मतलब क्या होता है सर, अगर बात करें डियर स्टूडेंट दिशा के आधार पर। ठीक है भाई, क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं डियर स्टूडेंट वो होते हैं विषम दैशिक। क्या होते हैं, विषम दैशिक। क्या होते हैं डियर स्टूडेंट, विषम दैशिक होते हैं। अब बात पूछोगे सर विषम दैशिक क्या होते हैं, तो अभी आप केवल इतना समझ लीजिए, विषम दैशिक का मतलब होता है विभिन्न विभिन्न दिशाओं में क्या होना, अलग होना। ठीक है भाई, अलग से मैं आपको समझाऊंगा इसको अभी। और ये कैसे होते हैं, आपके समदैशिक होते हैं। समदैशिक का मतलब अगर बात करें सभी दिशाओं में समान, सभी दिशाओं में क्या डियर, समान। ये सभी दिशाओं में अलग अलग और ये सभी दिशाओं में समान, सबका मतलब समान, देशिक का मतलब दिशा। तो हम ये बोल सकते हैं क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं ये कैसे होते हैं, विषम दैशिक होते हैं, और अक्रिस्टलीय जो सॉलिड होते हैं वो कैसे होते हैं, समदैशिक होते हैं। ठीक है भाई, तो ये आपका अंतर हो गया। तो कोई से भी 4 अंतर आपको तैयार करने हैं अच्छी तरीके से, एग्जाम में पूछे जाते हैं डियर, तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। मैंने आपको 7 अंतर करना है, 7 में से कोई भी आप 4 अंतर तैयार कर लेना इसमें। ठीक है भाई, इसकी पीडीएफ मैं आपको ऑलरेडी भेज चुका हूं। अगर किसी स्टूडेंट का पीडीएफ नहीं पहुंचे तो पर्सनली मुझे, आपके सभी के पास मेरे नंबर है, मुझे भेज देना। ठीक है भाई, जहां आपको व्यवस्थित तरीके से इसके नोट्स मिल जाएंगे। यहां मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है भाई, हो गए कंप्लीट। हाँ जी, अब मैं बात कर रहा हूं, ये जो अपन ने टॉपिक पढ़ा है इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो डियर देखिए डियर, अगर अपन बात करें सबसे पहले जो क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है वो पूछा जाता है, अगर अपन बात करें आपसे मैं पूछूं कांच एवं शीशा, कांच एवं शीशा, कांच कौन सा ठोस है और शीशा कौन सा ठोस है। ठीक है भाई, तो अधिकतर स्टूडेंट कहेंगे सर एक ही ठोस है, बेवकूफ बना रहा हूं, कांच और शीशा तो एक ही, हमारे गांव में तो शीशा बोला। बिल्कुल भाई सही बोल रहा है, गांव में शीशा ही बोले कांच को। ठीक है भाई, लेकिन अगर बात करें डियर स्टूडेंट, अगर अपन ने यहां पर एक ही करते हैं दोनों चीजें गलत हो जाएंगी।
आपको ये दोनों वर्ड एक जैसे लग रहे हैं क्योंकि ये गांव की भाषा है। सीसा अपन गांव में बोलते हैं कांच को, लेकिन यहां पर दोनों में प्रकार अलग अलग है सॉलिड। क्यों भाई? सीसा अपन बोलते हैं डियर स्टूडेंट लेड धातु को, ठीक है भाई, पीबी धातु को, लेड धातु को अगर अपन बात करें। और कांच आपको अभी भी मैंने पढ़ाया था क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस। क्या होता है भाई? अक्रिस्टलीय ठोस। और सीसा फिर कौन सा ठोस हो जाएगा? क्रिस्टलीय ठोस, क्योंकि पीबी क्या होती है भाई? धातु। और धातु जितनी भी है वो सब क्या है भाई? क्रिस्टलीय ठोस। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डिफीट मत करना, ये जनरली मैंने आपको बता दिया है। यदि एग्जाम में आपको सीसा मिले तो क्या करना है डियर? क्रिस्टलीय ठोस। यदि एग्जाम में आपको मिले कांच तो क्या करना है? अक्रिस्टलीय ठोस। ये मत कर देना कांच की जगह आप कहीं शीशे की जगह आप क्या लिख दो? अक्रिस्टलीय ठोस। भाई कांच शीशा एक है नहीं, अलग अलग है, ठीक है डियर। तो ये चीज याद रखना अच्छी तरीके। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट है। हाँ जी, अगर अपन बात करें डियर इसमें दूसरा क्वेश्चन की मैं बात करूं जो कि पूछा जाता है 2 नंबर में डायरेक्ट, क्या पूछा जाता है? अगर अपन बात करें कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं? कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? ठीक है भाई, या मैं ये बोल सकता हूं अक्रिस्टलीय ठोस को, किसको डियर स्टूडेंट? अक्रिस्टलीय ठोस को अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं, ये पूछ लिया जाए आपसे। ठीक है भाई, दोनों का आंसर एक ही है, लैंग्वेज आपको चेंज करनी है। ठीक है भाई, क्योंकि कांच किस प्रकार का ठोस है? अक्रिस्टलीय ठोस। कांच की जगह आपको रबड़ दे सकता है, प्लास्टिक दे सकता है, बहुलक दे सकता है, कोई सा भी दे, लेकिन लैंग्वेज वही लिखनी है जो मैं आपको बता रहा हूं। हालांकि इसका आंसर मैंने आपको पीडीएफ में लिख दिया, आप लिख सकते हो, लेकिन यहां भी इसको समझ लीजिए। अगर बात करें अक्रिस्टलीय ठोस, तो डियर स्टूडेंट इसको समझने से पहले अपन को यह समझ लेते हैं अतिशीतित का मतलब क्या होता है। अतिशीतित, ठीक है भाई। अतिशीतित का मतलब होता है, अगर बात करें अति का मतलब होता है अत्यधिक, शीतित का मतलब ठंडा, यानी अत्यधिक ठंडा को अपन क्या बोलेंगे? द्रव। यानी अत्यधिक ठंडा द्रव क्या होगा आपका? अतिशीतित द्रव। अक्रिस्टलीय ठोस को क्यों बोलते हैं डियर स्टूडेंट? जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें अवयवी कण क्या होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस में? अनियमित एवं क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। ठीक है भाई, ये निश्चित रूप से जो अवयवी कण व्यवस्थित नहीं होते हैं, जिसके कारण क्या होता है इसमें डियर स्टूडेंट, अगर अपन बात करें इनमें बहने का गुण पाया जाता है। सर कैसे? आपको मैंने जब द्रवावस्था बताई थी पिछले वीडियो में, तो मैंने आपको यह बताया था कि द्रवावस्था में अवयवी कण जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई? नियमित एवं निश्चित नहीं होते हैं। क्यों भाई सर? क्योंकि उनमें आकर्षण बल प्रबल नहीं होता है, प्रतिकर्षण बल प्रबल होता है। भाई इस तरीके से तो होती है द्रवावस्था, अवयवी कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है ना, आसानी से मूव कर सकते हैं। और जब आसानी से मूव करेंगे भाई, आपको ठोस अवस्था में तो अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, तो एक जगह से हिलेंगे नहीं, और जब हिलेंगे नहीं तो ये कहने का मतलब अपन ये बोल सकते हैं ये निश्चित एवं नियमित अवस्था से जुड़े हुए अवयवी कण, ये निश्चित और नियमित से जुड़े हुए नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये आसानी से मूव कर सकते हैं। मूव करेंगे तो इनमें क्या पाया जाएगा? बहने का गुण पाया जाएगा। तो एक सिंपल सी बात मैं बोल सकता हूं, जिस प्रकार द्रव में बहने का अवयवी कण निश्चित एवं नियमित नहीं होते हैं, उसी प्रकार अगर बात करें अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण निश्चित एवं नियमित नहीं होते। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अतिशीतित जो द्रव है इसमें बहने का गुण पाया जाता है, उसी प्रकार क्रिस्टलीय ठोस में भी क्या पाया जाता है? बहने का गुण पाया जाता है। यही कारण है कि क्रिस्टलीय ठोस को अतिशीतित द्रव कहा जाता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं, तो आप इसका आंसर भी सिंपल तरीके से दोगे। कैसे? कांच अक्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है भाई, कांच क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस है। अक्रिस्टलीय ठोस की भांति अगर बात करें अतिशीतित द्रव में अवयवी कणों की निश्चित एवं नियमित व्यवस्था नहीं होती है, साथ ही इसमें धीमी गति से बहने का गुण पाया जाता है। यही कारण है कि कांच जो है वो क्या है? अतिशीतित द्रव है। इसकी जगह रबड़ दे दे, प्लास्टिक दे दे, बहुलक दे दे, बस एक लाइन यही लिखनी है
कि ये कैसा है, एक्रेस्टलेटोस। फिर उसके बाद जो मैंने लाइनें बताई थी वही लाइनें आपको रिपीट इसमें करनी है। ठीक है भाई, आसानी से क्लियर हो गया ये। अब इसको एक जनरली एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। आपने देखा होगा, जो अगर बात करें राजा महाराजा के टाइम की अगर मैं बात करूं, तो जब बड़ी बड़ी आपकी इमारतें बनती थी, ठीक है भाई, जब राजा महाराजा थे बड़े बड़े महल बनते थे, तो उसमें आप ये देखोगे जो खिड़कियां लगी होती है, उन खिड़कियों में जो कांच जो लगे होते हैं वो कांच नीचे से मोटे होते हैं। ठीक है भाई सर, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर बात करें जो कांच है उनके अवयवी कण, भाई कांच कैसा है भाई, एक्रेस्टलेटोस, तो अवयवी कण धीरे धीरे मंद गति से गति करते हुए कहां चल जाते हैं, नीचे चले जाते, जिसके कारण क्या होता है, नीचे की साइड से जो अवयवी कण है वो क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, और ऊपर से क्या हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। यही कारण है जो पुरानी अपन देखते हैं, पुरानी राजा महलों की जो खिड़कियां होती है, उनके खिड़कियों में जो कांच जो लगे होते हैं वो नीचे से मोटे और ऊपर से क्या होते हैं, पतले होते हैं। क्यों? धीरे धीरे अवयवी कण मंद गति से गति करते हुए कहां चल जाते हैं, नीचे चल जाते हैं, जिसके कारण नीचे अवयवी कण ज्यादा हो जाते हैं, जिसके कारण उनकी मोटाई ज्यादा हो जाती है, ऊपर कम हो जाते हैं, जिसके कारण वो क्या हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। ठीक है भाई, आसानी से आपको समझ में आ गया। तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में ये। ठीक है भाई, हाँ जी। अब बात करें, इसमें एक शीतलन वक्र का क्वेश्चन और आता है डियर, जो पूछा जाता है एग्जाम में आपसे। शीतलन वक्र के आधार पर आपको यह पूछा जाता है कि जो हमारा क्रिस्टलीय ठोस है उसका शीतलन वक्र कैसे प्राप्त होता है, कैसा प्राप्त होता है शीतलन वक्र के आधार पर। अगर अपन बात करें किस प्रकार बनेगा क्रिस्टलीय ठोस के लिए शीतलन वक्र बनाइए, तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या बनाना है, इस तरीके से बनाना है। ये बना लिया आपने, नीचे यहां क्या लिखना है आपको, टाइम यानी समय। समय किस में लेना है डियर स्टूडेंट, मिनट में। चलो मिनट में मैंने ले लिया, यहां से स्टार्ट कीजिए, 0, 10, 20, 30 और 40। इधर ले लीजिए आप ताप। ठीक है भाई, ताप किस में लेना है आपको, सेल्सियस में। यहां से स्टार्ट कर दीजिए 20, 40, 60 और 80। ठीक है भाई, ध्यान से समझना, पूछा जाता है एग्जाम, और इसी तरीके से करना जैसे मैं बता रहा हूं। हाँ जी, सबसे पहले मान लीजिए मैंने क्या ले लिया, क्या ले लिया, क्रिस्टलीय ठोस, और इसको मैंने एक पात्र में रख दिया। ठीक है भाई, फिर मैंने नीचे क्या किया, नीचे मैंने गैस जला दी। क्या जला दी भाई मैंने, गैस, इस तरीके से। ठीक है, अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया गैस, नीचे गैस रख दी मैंने। हाँ जी, अब क्या करें, अगर अपन ये जो क्रिस्टलीय ठोस है, इस क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक मान लिया कितना भाई, 50। सर ऐसा क्यों मान रहे हो इसको? अगर बात करें डियर स्टूडेंट, ये कैसा है, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक क्या होता है भाई, निश्चित। तो जनरली हमने मान लिया कि ये जो गलनांक, ये जो क्रिस्टलीय ठोस है, इसका गलनांक कितना है भाई, 50 डिग्री सेल्सियस। यानी मेरे कहने का मतलब कि ये जो ठोस है ये 50 डिग्री सेल्सियस पर पूरी तरह से किसमें परिवर्तित हो जाएगा, द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर है ये बात भाई? गलनांक हमने यही तो पढ़ा था, वह ताप जिस पे कोई ठोस पदार्थ किसमें बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है। तो ये बात हो गई, यानी हमने ये मान लिया कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये जो ठोस है किसमें बदल रहा है, द्रव में बदल रहा है। लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, इस गैस को चालू कर दिया और इसको गर्म कर दिया, और इसको तब तक गर्म करता रहा जब तक कि इसका टेम्परेचर कितना नहीं हो गया, 80 नहीं हो गया। ठीक है भाई, 80 हो गया तो मैंने गैस क्या कर दी, बंद कर दी। ठीक है भाई, गैस बंद कर दी। हाँ जी, गैस जैसे ही मैं बंद करूंगा तो धीरे धीरे इसका क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होगा तो जैसे 80 है तो 80 से धीरे 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 यहां पर ये 50 पे आकर क्या हो जाएगा, जमने लग जाएगा। अब आप छोटे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा छोटा सा, क्या भाई, कि सर 80 से 50 आया तो ये जमने लग गया, और आपने 50 पे ही इसको द्रवावस्था में परिवर्तित किया था। भाई एक ही टेम्परेचर दोनों चीज हो रही है, बिल्कुल जी। कैसे भाई? कहने का मतलब अगर अपन बात करें, आपको मैंने सबसे पहले बताया था गलनांक क्या होता है, वह ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ, जिसपे कोई ठोस पदार्थ किस में बदल रहा है, द्रव में बदल रहा है। और अगर अपन बात करें वह ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ ठोस अवस्था में बदलता है, उसे अपन बोलते हैं हिमांक। क्या बोलते हैं डियर? हिमांक। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि गलनांक और हिमांक दोनों एक ही है। सर कैसे? जैसे कि आप बात करो बर्फ है, बर्फ कितने डिग्री पर जमती है भाई, बर्फ कितने डिग्री पर पिघलती है, 0 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पर पिघलती है, 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, पानी कितने पर जमता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है भाई, यानी बर्फ का तो पिघलना, ये तो गलनांक हो गया, और
पानी का बर्फ में जमना, ये क्या हो गया, हिमांक हो गया। यानी साहब आप यह कहना चाहो कि गलनांक और हिमांक दोनों एक है, बिल्कुल एक ही है भाई। एक सिंपल सी बात है, हम बर्फ के लिए यूज करेंगे गलनांक और बात करें पानी के लिए यूज करेंगे अपन क्या करेंगे भाई, हिमांक। क्लियर है दोनों। बर्फ के लिए पूछ रहे हैं कि बर्फ का तो पिघलना, ठीक है भाई, और पानी का जमना, पानी का जमना तो क्या हो गया, हिमांक, उसी टेम्परेचर पर। और अगर अपन बात करें बर्फ का पिघलना उसी टेम्परेचर पर, तो उसे अपन बोलेंगे गलनांक और उसको क्या बोलेंगे अपन, हिमांक। ठीक है भाई, क्लियर है दोनों। अब क्या किए, ये जो 50 डिग्री टेम्परेचर है यहां पर ये तब तक रुका रहता है जब तक कि ये पूरी तरीके से किसमें परिवर्तित नहीं हो जाए, ठोस अवस्था। भाई ये पिघला हुआ ठोस है, जो क्रिस्टलीय ठोस है वो कैसा है, पिघला हुआ, और ये तब तक बात करें तब तक यहां पर रुका रहेगा। ये अगर बात करें क्या, जो टेम्परेचर है तब तक रुका रहेगा 50 तक, जब तक ये पूर्ण रूप से किसमें नहीं बदल जाए, आपका बर्फ में नहीं बदल जाए, ठोस में नहीं बदल जाए। ठीक है भाई। तो साहब आप ये कहना चाहोगे मतलब टाइम तो चल रहा है, देखिए यहां से यहां तक पहुंचवा में 20 लगो और यहां से पहुंचवा में यहां तक लगो, टाइम तो चल रहा है, बिल्कुल टाइम चल रहा है भाई। टाइम को कोई रोक सकोगे कि ना, जैसे घड़ी चल रही है आप रोक लोगे ना, लेकिन यहां पर टाइम जो टेम्परेचर है, जो ताप है वो क्या हो गया, स्थिर हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि जब तक ये ताप स्थिर रहेगा, जब तक कि पूर्ण एक निश्चित टेम्परेचर पर, जब तक ये पूर्ण रूप से किसमें नहीं बदल जाता, ठोस में। जैसे ही ठोस में बदलने लग गया, वैसे कंप्लीट होने के बाद ये फिर क्या होने लग जाता है, घटने लग जाता है। ठीक है भाई, यानी तब तक यहां पर स्थिर रहेगा जब तक ये पूर्ण रूप से ठोस में नहीं बदल जाए। ठोस में बदल गया फिर ये टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। तो क्या देखा आपने, यहां पर देखो पहले बढ़ रहा है, ठीक है भाई, फिर जैसे यहां से क्रिस्टल ठोस घट रहा है, फिर ये ताप क्या हो गया, स्थिर हो गया, फिर आप देख रहे हो फिर नीचे घटने लगे। यानी किस प्रकार का वक्र प्राप्त हो रहा है हमको, असतत, यानी सतत प्राप्त नहीं हो रहा, स्ट्रेट लाइन अपन को प्राप्त हो रही है इस तरीके से। ठीक है, असतत प्राप्त हो रहा है। तो आप कैसे लिख सकते हो, वैसे जनरली दो तरीके से इसको अपन आंसर कर सकते हैं। एक मैंने आपको अंतर में लिखा था, निश्चित गलनांक के कारण अगर बात करें क्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र कैसा होता है, असतत। अगर स्टैंडर्ड तरीके से लिखना चाहते हो तो जो मैंने आपको पीडीएफ में लिखा है उसको आप किस प्रकार लिख सकते हो, इसको इस प्रकार लिख सकते हो, क्रिस्टलीय ठोस को यानी पिघले हुए क्रिस्टलीय ठोस के तापमान को कम करने पर जो वक्र है वो कैसा हो जाता है, स्थिर हो जाता है। क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। इसलिए हम ये बोलते हैं कि शीतलन वक्र जो प्राप्त होगा किसमें, क्रिस्टलीय ठोस में, वो कैसा होता है, ऐसा। अगर बात करें डियर इसमें किसके लिए मैं बात करना चाहूं, अक्रिस्टलीय ठोसों में, तो इसमें वक्र डायरेक्ट ऐसे प्राप्त हो जाएगा। सर ऐसा क्यों, इसमें क्या भाई, इसमें अपन ने गर्म किया भाई, इसमें तो कोई गलनांक है ही नहीं, गलनांक अनिश्चित होता है, और गलनांक अनिश्चित होगा तो हम ये बोल सकते हैं आसानी से परिवर्तित हो जाएगा। किसमें परिवर्तित हो जाएगा डियर, ये आसानी से परिवर्तित हो जाएगा किसमें, अगर बात करें द्रवावस्था में परिवर्तित हो जाएगा, किसी निश्चित ताप पर जमेगा ही नहीं है भाई, ये जमेगा ही नहीं। कहने का मतलब इसमें जो अपन को वक्र प्राप्त होगा वो कैसा प्राप्त होगा डियर स्टूडेंट, सतत प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि इसका गलनांक क्या होता है भाई, निश्चित नहीं होता। तो इसके बारे में आप क्या लिखोगे, सिंपल से इसमें लिखेंगे कि पिघले हुए क्रिस्टलीय ठोस का किसी भी ताप पर जो वक्र है वो स्थिर प्राप्त नहीं होता है। यही कारण है कि ये जो वक्र है वो कैसा होता है, सतत होता है। ठीक है भाई, दोनों का आंसर मैं आपको लिखवा चुका हूं, जो मैंने पीडीएफ भेज रखी है। ठीक है भाई, यहां पर मैंने दोनों आपको समझा दिए। ठीक है भाई, आसानी से आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको दिक्कत है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं इसमें, फिर अपना ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। हाँ जी, जैसे कि आपसे पूछा जाए विषम दैशिक और समदैशिक, क्या डियर स्टूडेंट, विषम दैशिक और समदैशिक क्या है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। विषम दैशिक और समदैशिक में अंतर, आपको ये पता है विषम दैशिक कौन होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है भाई, ये लिखवाया था मैंने आपको, अभी याद हो तो। और ये कौन से होते हैं भाई, अक्रिस्टलीय ठोस। यानी अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं, समदैशिक होते हैं। ठीक है भाई, और जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो कैसे होते हैं, विषम दैशिक। विषम दैशिक का मतलब सभी दिशाओं में अलग अलग, जैसे आपको निश्चित और नियमित रूप से क्या होते हैं डियर से जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं NaCl, Na+Cl-। ठीक है भाई, Na+Cl-। ठीक है भाई, फिर मैं क्या कर रहा हूं, Cl- फिर Na+। ठीक है भाई, फिर Cl-, फिर Na+। हाँ जी, फिर Na+, फिर Cl-, फिर Na+, फिर Cl-। ठीक है, फिर
यहां पर मैं कर सकता हूं Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस और Na प्लस। तो ये मैंने आपको देखा है कि ये आपका किस प्रकार का ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस। क्यों? क्योंकि इसमें अवयवी कण निश्चित और नियमित रूप से जुड़े हुए हैं। देखिए Na धनायन के बाद क्या रहा है, ऋणायन, ऋणायन के बाद क्या रहा है, धनायन। यानी हम ये बोल रहे हैं धनायन को ऋणायन ने घेर रखा है और ऋणायन को किसने घेर रखा है, धनायन। एक निश्चित क्रम से अवयवी कण जुड़े हुए हैं। अगर मान लीजिए इसको मैं बीच में से यहां से देखता हूं, ये इधर मैंने एक लाइन की थी यहां पर, तो आप देखोगे यहां पर हमको अलग अलग दिखाई देगा। यहां पर दिखेगा Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, और इधर से अगर अपन देखेंगे तो यहां दिखेगा Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस। अगर सपोज कीजिए, ठीक है भाई, इसको मैंने इधर से देखा, इधर से मैंने इसको गुजारा, तो आप देखोगे यहां पर Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस। यहां से देखोगे आप Na प्लस, Na प्लस, Na प्लस। ठीक है भाई, यहां से देखने पर हमको अलग दिखाई दे रहा है, यहां पर से देखने पर अलग देखने पर। ऐसे हमने जब यहां पर लाइन खींची थी तो इधर से देखने पर अलग दिख रहा था, इधर से देखने पर अलग दिख रहा था। तो क्या समझे अपन, यानी अगर अपन बात करें विषमदेशिक अपन किसे बोलेंगे, क्रिस्टलीय ठोसों के कुछ भौतिक गुण, जैसे कि मैं बात करूं कठोरता हो गई आपकी, ठीक है भाई, श्यानता हो गई, ठीक है भाई, इसके बाद विद्युत चालकता हो गई, विद्युत चालकता, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, ठीक है भाई, भिन्न भिन्न दिशाओं में, भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं, भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। कौन? क्रिस्टलीय ठोसों के गुण। क्या है भाई ये? क्रिस्टलीय ठोसों के भौतिक गुण, क्रिस्टलीय ठोसों के भौतिक गुण। यानी इनको अपन भिन्न भिन्न दिशाओं से देखेंगे तो हमको भिन्न भिन्न ही दिखाई देंगे। तो इसलिए जो क्रिस्टलीय ठोस है वो क्या होते हैं, विषमदेशिक होते हैं, तथा इस गुण को बोला जाता है विषमदेशिकता। क्या बोला जाता है डियर स्टूडेंट? विषमदेशिकता। ठीक है भाई, इस तरीके से देख सकते हैं अपन। और इसमें क्या होता है, इसमें अवयवी कण इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं, बेढंग से, कोई व्यवस्थित कण नहीं होता इस तरीके से। ठीक है भाई, तो इधर से देख लो, इधर से देख लो, दोनों तरफ देखेंगे हमको अव्यवस्थित तरीके से। इधर से देख लो तब भी समान दिखाई देंगे, इधर से देख लो तब भी समान देंगे। तो इसके बारे में अपन क्या लिख सकते हैं समदेशिक के बारे में कि अक्रिस्टलीय ठोस के भौतिक गुण, सेम वही भौतिक गुण लिखने, कठोरता, श्यानता, विद्युत चालकता, अपवर्तनांक को भिन्न भिन्न दिशाओं से देखने पर क्या दिखाई देते हैं, वो सभी क्या दिखाई देते हैं, समान दिखाई देते हैं। इसमें ये भौतिक गुण भिन्न भिन्न दिशाओं में देखने पर अलग अलग दिखाई देते हैं और इसमें भिन्न भिन्न दिशाओं में देखने पर हमको समान दिखाई देते हैं। तो समान दिखाई देना क्रिस्टलीय ठोस जो है वो कैसे होते हैं, समदैशिक, और इस गुण को ही बोला जाता है समदैशिकता। ठीक है भाई, आप आसानी से इसमें अंतर कर सकते हो। अंतर पूछा जाए आपको, आंसर लिखवा चुका हूं मैं आपके पीडीएफ में। ठीक है भाई, आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई डियर, तो ये अपन ने कंप्लीट इस चीज को कंप्लीट कर लिया है। अब इन दोनों को एक जनरली एग्जांपल की सहायता से समझाता हूं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं ये कोशिश करूंगा जो बेसिक जो एग्जाम्पल है उनकी सहायता से सीधा रिलेट करूंगा ताकि आप आसानी से इन चीजों को समझ सको। देखिए, जब आप विद्यालय जाते हो, ठीक है भाई, तो सुबह आपकी प्रार्थना होती है। तो प्रार्थना के समय आपको पता है कि आपके जितने भी सर है, ठीक है भाई, वो प्रत्येक क्लास की पंक्ति लगाते हैं। जैसे 9th क्लास की लगा दी, फिर 10th क्लास की लगा दी, इधर 11th और 12th। ठीक है भाई, इधर जो सर खड़े हुए हैं तो उनको पहले 12th क्लास दिखाई देगी, इधर सर खड़े हुए उनको 9th क्लास दिखाई देगी। ठीक है भाई, पीछे जो खड़े हुए उनको 10th क्लास की पंक्ति के आगे खड़ा उनको 10th क्लास दिखाई देगी, इधर जो सर खड़े हुए उनको 9th क्लास। तो इसका कहने का मतलब ये है कि भिन्न भिन्न दिशाओं से, इधर से सर दिख रहे हैं तो इनको अलग क्लास दिखाई दे रही है, इधर से जो सर देख रहे हैं उनको अलग क्लास दिखाई दे रही है, सब सर जो देख रहे हैं उनको सबको अलग अलग क्लास दिखाई दे रही है। यही तो विषमदैशिकता है, यही तो विषमदैशिक है। भिन्न भिन्न दिशाओं से देखने पर अलग अलग, यानी अलग अलग दिखाई देते हैं भौतिक गुणधर्म। ठीक है भाई, तो सीधा रिलेट कर सकते हो आप, यानी प्रार्थना स्थल में जितनी भी पंक्तियां लगी होती है अलग अलग। ठीक है भाई, ये किस प्रकार की घटना है, विषमदैशिक, यानी विषमदैशिकता की। ठीक है भाई, क्यों, सब दिशाओं से आप देखेंगे तो हमको अलग अलग दिखाई देंगे। इधर से देखेंगे तो 11th क्लास दिखेगी, इधर से देखेंगे 12th दिखाई देगी, बीच में देखेंगे तो हमको कौन सी दिखाई देगी, 9th क्लास। ठीक है भाई, इधर से देखेंगे 10th, सब दिखे अपन को क्या देखेंगे, अलग अलग। ठीक है भाई, अगर अपन बात करें, जैसे आपको बात करें सेकंड वाली स्थिति समदैशिकता, अगर अपन बात करें इसमें, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, आपने देखा होगा रेस्ट की, जैसे रेस्ट इंटरवल होता है तो सभी बच्चे एक जगह हो जाते हैं, सभी गुच्छा बना लेते हैं, भाई मीटिंग करते हैं, पटलाई करते हैं।
ठीक है भाई, जैसे गर्ल्स का एक ग्रुप बन गया, बॉयज का एक ग्रुप बन गया आराम से। अब क्या है, सर नीचे से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, सभी स्टूडेंट क्या दिखा रहे हैं, उनको समान दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो नीचे से देखे ऊपर से। अब भाई उनको ये तो नहीं पता चल रहा ये 9th क्लास के हैं, ये 10th क्लास के, सभी बच्चे भाई सभी बच्चे खेल रहे हैं, सभी बॉयज है खेल रहे हैं, ये सभी गर्ल्स है आपस में बातें कर रही है। तो इस तरह की जो घटना, इसको सीधा रिलेट कर सकते हैं अपन समदैशिकता से। भिन्न भिन्न दिशाओं से देखने पर भी यदि हमको समान दिखाई दे तो उसे अपन बोलते हैं क्या डियर स्टूडेंट, समदैशिकता। ठीक है डियर, तो इस तरीके से मैंने कोशिश की है दोनों एग्जाम्पल की सहायता से समदैशिकता और विषमदैशिकता की। ठीक है भाई, तो प्रार्थना वाली जो घटना है उसे अपन सीधा रिलेट कर सकते हैं किससे भाई, समदैशिकता से। और जो इंटरवल में जो घटना अभी आपको मैंने बताई थी, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, ठीक है भाई, वो आसानी से समझ सकते हैं वो कौन सी घटना होगी भाई, समदैशिकता। ठीक है भाई, क्यों? क्योंकि समदैशिकता में डियर हमने ये पढ़ा है कि सभी दिशाओं में समान दिखाई देते हैं। ठीक है भाई, सभी दिशाओं में समान, चाहे दिशाएं क्या हो अलग अलग, चाहे मैं ऊपर से देख रहा हूं, नीचे से देख रहा हूं, मुझे इंटरवल में ग्राउंड में बच्चे एक जगह दिखाई देंगे ना, लेकिन ये स्थिति मुझे प्रार्थना वाली स्थिति में नहीं दिखाई देगी। ठीक है भाई, तो आई होप आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो मैंने ये अगर बात करें, आज हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था ज्यामिति के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, कंप्लीट करवा दिया है। उससे संबंधित 3 या 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो भी मैंने करवा दिए। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं, सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई है। मैं जैसे नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो उसमें उस चीज पर अपन चर्चा करेंगे। ठीक है डियर, आई होप आपको अच्छी तरीके से ये चीज समझ में आ गई होगी। यदि आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को आप लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है डियर, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ एक नई क्लास में। गुड लक एंड गुड विश।